हम जैसे यार उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। तो दोस्तों ये मैंने न्यूली लॉन्च मतलब 1 साल पुरानी है, 1 साल भी नहीं हुआ है, मई जून में 1 साल होगा। अभी फ़िलहाल मैंने ये बाइक ली है आपके आशीर्वाद से, प्यार से और अपने घर वालों के आशीर्वाद से। और इस मॉडल है NS400Z और ये मुझे 2,25,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस पे पड़ी है। और बहुत ही रिसर्च के बाद दोस्तों मैंने ये बाइक परचेज़ करी है और बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। और अगर आप इंटरेस्ट हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ये फर्स्ट लुक देख लीजिए दोस्तों गाड़ी का। और गाड़ी इतनी प्यारी है ना दोस्तों, भारी बहुत है पर ये फ्रंट से भारी बहुत है। और ये इसका इंजन सी तो आप पहले से जानते हैं, फिर भी ये नोट कर लीजिए 373.2.7 सीसी का इंजन है इसके अंदर। और पीछे का जो टायर है वो रेडियल टायर है 140 का, 140 70 17 रेडियल, ठीक है। नॉर्मल रेडियल है, रेडियल नहीं है। और फ्रंट का रेडियल नहीं है, ये नॉर्मल टायर है जायपर। और 110 का ये टायर है। और इसके अंदर जो इसकी जो एवरेज है दोस्तों, अभी तक फर्स्ट सर्विस मैंने नहीं कराई है क्योंकि तो दोस्तों मैंने 24 जनवरी को ये परचेज़ कर ली थी। और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मुझे इसकी अभी तक मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं कराई है। और ये देख लीजिए मैंने टोटल अभी तक 371 किलोमीटर चलाई है। और उन्होंने बोला या तो 1 महीने में या फिर आप लगभग 700 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस करा सकते हैं। तो अब ये लो फ्यूल दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे यहाँ एक ग्रीन लाइट आएगी तो ये फिर हट जाएगा। और मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ दोस्तों। और मैं आपको बताऊँ मुझे इसकी एवरेज कितनी मिली है तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए रोड मोड पे चलाई है मैंने इसको, स्पोर्ट मोड पे चढ़ाई है और ऑफ रोड पे चलाई है। रेन मोड में नहीं चलाई क्योंकि मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं इसको रेन मोड में चला सकूँ। और इसकी जो मुझे एवरेज मिली है दोस्तों, इसकी एवरेज मुझे 35 से 36 किलोमीटर की एवरेज मिली है। और एवरेज के मामले में बहुत बढ़िया है क्योंकि मेरा चलाने का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। अगर ये लो फ्यूल हटेगा तभी मैं आपको सच चेक भी करा पाऊँगा कि मैं कितनी एवरेज और इसकी एवरेज कुछ एक बार बेटा उसमें से निकालियो क्या। हट मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ये लो फ्यूल जैसे साइड स्टैंड पे लगाते हैं तो लो फ्यूल का इंडिकेटर देता ही। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम न्यूट्रल करके। अभी जैसे ये वो होगा मैं आपको दिखाता हूँ एवरेज। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप ट्रिप ए पे मैं आप ये देखिए 41 किलोमीटर की एवरेज अभी दिखा रहा है। और मैंने स्पीड देखिए, ये अभी तक मैंने टोटल चलाई है 288.9 पे। और मतलब ट्रिप ए पे इतनी चला दी है और टोटल 371 किलोमीटर चला दी है, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हो। हाँ, मैं इसको जिस मोड में चलाता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल हमेशा ऑन रखता हूँ, ऑफ़ नहीं रखता क्योंकि भाई बहुत हैवी बाइक है। और अचानक ब्रेक मारने पे अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ रहेगा तो फिर ये अनबैलेंस भी हो सकती है। तो इसलिए भाई साहब इसको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन पे ही ज़्यादा मैं कहूँगा रेफ़र करता हूँ। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी भाई, आप इसको किसी भी तरीके से चलाओ, चाहे आप इसको ऑफ रोडिंग पे चलाओ या मिट्टी में चलाओ या रेत में चलाओ, आप इसकी ब्रेक लेते हो ना यार, इसकी ब्रेक इतनी शानदार है कि ये बहुत जल्दी मतलब रपटती नहीं है बाइक और किसी भी तरीके से अपने ग्रिप नहीं छोड़ती है। ये कमाल है ट्रैक्शन कंट्रोल का। और दोस्तों यार मेरा मानना ये है, कई लोग इसकी ग्रेमिका की बताते हैं कि डिस्क अच्छी नहीं है या कैलिपर अच्छा नहीं है, बाइबर का होना चाहिए। देखो दोस्तों मैंने एवजेड भी चलाई है 250 सीसी और उसमें बाइबर का ही था। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कैलिपर से मतलब नहीं होता है। देखिए बहुत हाई फाई बाइक है यार, 2,25,000 में आपको क्या चाहिए। पहली बार तो कैलिपर नॉर्मल 250-400 तक की बाइक में कैलिपर इतना मायने नहीं रखता है, वो भी इंडियंस बाइक के लिए। क्योंकि जो इसके अंदर डिस्क पैड लगेगा तो वो कोई स्पेशल नहीं होगा, जो बाइबर में डिस्क पैड लगेगा वही डिस्क पैड इसमें भी लगेगा, कोई साइज का अंतर नहीं होगा। हाँ, डिस्क की पैड की क्वालिटी में अंतर हो सकता है, पर ये जो कहते हैं ना कि डिस्क छोटी है तो अच्छी नहीं है, डिस्क चौड़ी है तो अच्छी है, इससे डिस्क पैड ब्रेकिंग का लेना देना कुछ नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये मेरी बाइक खड़ी है दूसरी, आप ये देखिए इसके अंदर भी सेम वही डिस्क पैड लग रहा है जो उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ब्रेक का काम है सिर्फ इतना कवर करना, ना कि इस पूरी डिस्क को कवर करना। अब ये डिस्क पैड चाहे यहाँ तक क्यों ना हो, ब्रेक का काम तो सिर्फ इतना ही है। जो इसके अंदर कैलीपर में जो पैड लगे हुए हैं वो सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, चाहे आप इसको इतना बढ़ा लो या इतना ही कर लो, तो इससे ब्रेकिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाहे डिस्क का साइज कुछ भी हो, चाहे डिस्क पूरे टायर के बराबर भी कर दो ना, तब भी दोस्तों ब्रेकिंग वही रहने वाली है। ये भ्रम है हम लोगों का कि डिस्क बड़ी होगी तो ब्रेकिंग अच्छे से काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिस्क छोटी भी होगी ना, उसका काम तब भी ही उतना होगा, फोर्स वो उतना ही लगाएगी जितना ही लगाएगी। बाकी इसके अंदर ये ABS की प्लेट दी गई है, ABS अच्छे से काम करता है। मैं तो ये कहूँगा भाई, नई नवेली बाइक को छेड़ना गलत है। और इसमें जो मुझे बाइक के साथ जो चीज़ मेरे को फेस करनी पड़ी वो ये है दोस्तों, बजाज ने यार मतलब जहाँ से मैंने लिए बग्गा लिंक से, देखो ये जंग लग रहा है। ये रात में मैंने बाइक परचेस करी थी तो हमने ध्यान से देखा नहीं, अगले दिन मैं गया भी था इसको लेके, तो वो लोग कहते हैं कि यार ये नॉर्मल चीज़ है। ये देखिए दोस्तों, ये नट पे जंग लग रहा है, ये नट पे जंग लग रहा है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं, ये देखिए ये तो जंग प्रूफ है ना, फिर भी इन पर जंग आ गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये जंग कैसे आ रहा है। मैं इसको लेके भी गया था तो उन्होंने कोई रिस्पांस दिया नहीं मुझे। और ये जो स्टिकर हैं दोस्तों आप देख रहे हो, ये शुरू से ही इस बाइक के स्टिकर उतर रहे थे, तो मैंने कंप्लेंट करी तो वो कह रहे हैं कि भाई ये बाइक के स्टिकर क्रैक हो गए हैं, इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे तब हम नहीं लगाएंगे। तो मतलब स्टिकर बहुत बेकार हैं इस बाइक के कि उतर रहे हैं इस। अब पता नहीं है मेरी बाइक में ही प्रॉब्लम है या सभी NS के अंदर प्रॉब्लम है। और मुझे इसके अंदर क्या खासियत लगी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो इसका पिकअप है ना, वो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। वो ओबियसली यार जाहिर सी बात है, 400 सीसी की बाइक है तो पिकअप तो अच्छा होगा ही, बट फिर भी KTM वगैरह के मुकाबले में तो बहुत अच्छा है। 390 की बात नहीं कर रहा मैं, उससे नीचे जितनी भी KTM है उनसे तो बहुत अव्वल दर्जे का है। यामा की बाइकों से भी बहुत अव्वल दर्जे का जो उसके टक्कर की है। और जो यामा की MT-03 है और यामा की R3 है, उससे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इसमें डबल पिस्टन आते हैं, तो वो इसकी बाप है हर मायने, हर भगने में, हर मायने में इसकी बाप है। और इसके अंदर जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी ना, मज़ा नहीं आया, वो इसका साउंड को लेके यार, कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। मुझे इसके साउंड को लेके मज़ा नहीं आया। एक बार को FZ का साउंड इससे लाख गुना अच्छा था। 250 सीसी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बट इसके अंदर यार साउंड बिल्कुल अजीब सा लगता है, कानों को चुभता है ये। तो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है इसके हॉर्न को लेके दोस्तों। इसका हॉर्न है ना, कभी तो बड़ी लाउड बजेगा, और जब आपको ज़रूरत है इसके हॉर्न की बजाने की तो बाइक की आवाज़ में इसका हॉर्न मिस कर जाता है। हॉर्न की आवाज़ कभी तेज़ होती है, कभी कम हो जाती है। जैसे मैं देखो अभी तेज़ है, पर जब हम चलाएंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई तार लूज होता है ना जब हॉर्न का, तो पे पी ऐसा करता है ये। उस टाइम बड़ी दिक्कत होती है यार हॉर्न की। और मुझे लगा यहाँ से कुछ लूजिंग वगैरह है तो मैं टाइट कर दूँ, बट नहीं, यहाँ से भी कोई लूजिंग वगैरह नहीं है। कंपनी ने मुझे 2-3 चीज़ें और मतलब जो जहाँ से मैंने परचेज़ करी है, उन्होंने मुझे एक तो ये जो आपका ये है क्या बोलते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए कूलेंट उन्होंने मुझे कम दिया था। इसको ये मिनिमम से भी नीचे है दोस्तों, बल्कि मिनिमम तक इसका कूलेंट होना चाहिए। और कंपनी से मुझे कूलेंट भी कम मिला था। और यहाँ कोई इंजन ऑयल नहीं दिखाई दे रहा मुझे इधर। और इंजन ऑयल सीधा भी करके देख लिया, बाइक को स्टैंड पे खड़ी कर रखा है तो इंजन ऑयल नज़र नहीं आता है। ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। पता नहीं इंजन ऑयल कम है या क्या है, या उन्होंने चला के यूज़ करके दिया है, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है। और इसके जो शॉकर है ना यार, बहुत हार्ड हैं। जैसे मानता हूँ कि उसमें शॉकर अलग टाइप के हैं, आपको UHD शॉकर दे रखे हैं, बट इसके जो शॉकर हैं बहुत हार्ड हैं कंपेयर टू KTM, कंपेयर टू यामा MT वगैरह या R15। उनके शॉकर जो हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत। आप हल्की सी ब्रेकिंग लेंगे तो आपको बहुत मतलब आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप गड्ढे में जा रहे हो। और पीछे वाला भी बहुत ही ज़्यादा टाइट फील होता है, कि जैसे गड्ढे में जाते हैं ना तो शॉकर फील कराते हैं, गड्ढे को फील कराते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो गड्ढे का जो आप समझ रहे हो ना, कि जो गड्ढे को फील बहुत अच्छे से कराते हैं ये लोग, कि हाँ भाई हम गड्ढे में कूद गए हैं, तो झटका लगता है। और यामा MT वगैरह जो बाइक है उनमें इतना फील नहीं होता गड्ढे के अंदर, ये बाइक गड्ढे में फील कराती है अपने आप को। मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ लगी इसके मिरर बहुत मजबूत हैं, अच्छी क्वालिटी के मिरर हैं। बट
इसका जो मीटर कंसोल है मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, हो सकता है अपनी अपनी समझ है कि वो आपको अच्छा लग सकता है, पर मुझे इसका मीटर कंसोल अच्छा नहीं लगा। बस मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ना दोस्तों, और मेरे घर में हर किसी को जो चीज़ अच्छी लगी वो है यार इसका फ्रंट लुक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा लगता है हर किसी को देखने में। फ्रंट लुक इतना प्यारा लगता है ना कि हाँ भाई वाकई में एक यूनिक चीज़ बजाज ने हम लोगों को दी है। और जो इंडिकेटर हैं वो आपके दे तो रखे हैं एलईडी, बट यार थोड़ी और बाइकों के जो इंडिकेटर हैं, मैं कह रहा हूँ कि और बाइकों के इंडिकेटर इससे ज़्यादा मतलब लाउड है, रोशनी में ज़्यादा चमक है, इनकी चमक इतनी नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखिए, मतलब बस जैसे मान लीजिए कोई अगल बगल चल रहा है तभी उसे पता लगेगा अच्छा इसके इंडिकेटर चल रहे हैं, बट अगर कोई बगल में चल रहा है तो उसको शायद मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसने इंडिकेटर दे रखा है। तो क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करा हुआ है बजाज ने। और इसका जो हाई बीम है और लो, इसका जो बीम है वो बहुत ही तगड़ा है, शायद अभी तक की नंबर 1 बाइक है जिसके अंदर इतना तगड़ा लाइट दे रखा है, एलईडी लाइट, हेलोजन दे रखा है, बहुत ही तगड़ा फोकस है यार इसकी लाइट का, मज़ा आ जाता है। और ये जो क्वालिटी है पूरा फाइबर है, और टूटेगा तो नहीं क्योंकि पिचक जाएगा, पर टूटेगा नहीं, पर थोड़ा अच्छा कर सकते थे इसको भी, पर बजाज ने वो ये ना कोस्ट कटिंग कर रखी है बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा। और ये पूरा भी नहीं दे रखा, ये सिर्फ साइड में लगा रखा है, और बल्कि अगर ये एक बार ब्रेकर पे लगा तो एक क्रैक कर जाएगा। और पीछे से तो यार बाइक देखने में ऐसी लगती है कि जैसे NS 200 हो, बिल्कुल NS की कॉपी है पीछे से, और पीछे से और साइड से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बाइक। क्योंकि यार मैं सही बताऊं दोस्तों, मैं हूं यामा का दीवाना, बट इस बाइक का मैं काफ़ी टाइम से रिव्यू ले रहा था यूट्यूब पे, और काफ़ी टाइम से मैं इस बाइक की डिटेल ले रहा था, और बहुत ही सोच समझ के मैंने ये बाइक परचेज़ करी थी, क्योंकि यार बाइक में दम है और हर कोई बता रहा है। और भाई जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि इस बाइक ने मुझे शुरुआत से ही ये मुझे बिलो फ्यूलिंग उसका इंडिकेटर आ गया फिर से। इस बाइक ने मुझे सही एवरेज दी है, 35 के राउंड तो मुझे दे देती है ये हाईवे के ऊपर, और वैसे भी सिटी के अंदर ये मुझे वही 30, 31, 32 की एवरेज दे देती है। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है। और मेरा फेवरेट कलर वाइट ही रहा है, तो मैंने हमेशा अपनी वाइट ही कलर को रेफ़र करा है बैक। और मेरी इससे पहले FZ थी 250, तो वो भी मेरी वाइट में ही थी और वो भी मस्त थी। और बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आप अगर मुझसे और भी कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस यही कहूँगा कि अगर किसी को एक स्पोर्ट्स बाइक और वही 400 सीसी में लेनी है तो ये ऑप्शन है आपके पास, ले सकते हैं। और वो भी इंडियन नाम आपके साथ है, ज़रूरी नहीं है कि अब आपको बाहर की बाइक लेनी है, KTM लेनी है कुछ, क्योंकि उनकी सर्विस कोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, उनका इंजन, उनकी हर चीज़ आपको कंपनी से ही करानी पड़ती है। बाहर उसको आप जल्दी से नहीं चेक करा सकते, बल्कि बजाज आप कहीं भी आराम से चेक करा सकते हो, क्योंकि बजाज, हीरो और TVS ये ऐसी गाड़ियाँ हमारे इंडियन की कि इनको कोई भी बाहर खोल के इसको ठीक कर सकता है। बट जो KTM वगैरह होगी आपकी, जो और भी बाइक होगी निंजा वगैरह, इनको कोई बाहर खोल नहीं सकता, वो छूटते ही मना कर देगा कि भाई अगर कुछ हो गया गाड़ी में तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये बात है। बाकी बाइक अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बस थोड़ी जो कमी लगी वो मुझे प्लास्टिक की लगी। और ये देखिए डेंट आने शुरू हो गए इसके ऊपर, खैर डेंट तो आएगा ही, और जब जैसे चलाएंगे तो पुरानी भी लगेगी, क्योंकि भाई इस पर ऑलरेडी मैंने टेपिंग करा दी है। तो अभी देखो 1 साल की गारंटी दी है, तो टेपिंग करानी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि भाई आप जानते हो घर में बच्चे जिसके यहाँ हों, गली में बच्चे हों, तो वो छेड़ा-छाड़ी करे बगैर बाज आते नहीं हैं। तो ये है बाइक का ओवरऑल लुक एंड रिव्यू। कुछ और भी छूट गया होगा तो वो बाद में हम उसको फुलफ़िल कर देंगे।